So, good afternoon to all. So, we are going through chapter number 1 in political science. In offline class, we discussed about China. We discussed about the situation in Mexico. Now, our next topic is one person, one vote, one value. One person, one vote, one value. We are going through features of democracy. इस चैप्टर में हम लोग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को देख रहे हैं और डेमोक्रेसी का यह एक फीचर है कि एक व्यक्ति का एक वोट होगा और उसका वैल्यू भी एक होगा। अगर यह नहीं है तब हम ऐसा मानेंगे कि उस देश में उस जगह पर डेमोक्रेसी नहीं है। Now, let's see after this point, I will play a video showing the process of guillotine. Okay, after this point. अब देखो इस पॉइंट में 3 जगहों के एग्जाम्पल हैं। पहला पॉइंट कह रहा है until 2015 in Saudi Arabia women did not have the right to vote। 2015 तक सऊदी अरेबिया में महिलाओं को राइट टू वोट नहीं था। इट मीन्स जो हम फीचर्स देख रहे हैं डेमोक्रेसी का, उसके अनुसार हम यह कहेंगे कि वहां डेमोक्रेसी नहीं थी। इस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। तो पहली जो बात है वो सऊदी अरेबिया की है कि वहां 2015 तक वुमेन को राइट टू वोट नहीं था। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा राइट टू वोट वुमेन को 1946 में मिला। तो कई देशों में यह चीजें देखने को मिलती हैं। नाउ इस्टोनिया की बात करें तो इस्टोनिया में सिटीजनशिप रूल इस तरह बनाया गया इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी उन्हें राइट टू वोट नहीं मिले। तो ये दोनों सिचुएशन में हम देख क्या रहे हैं कि इस फीचर का उल्लंघन हो रहा है। वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू। अगला एग्जाम्पल है फिजी का। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रॉम फिजी। नथिंग इज इन चैट। मानो इफ यू हैव समथिंग पुट इट इन चैट। The next example is from Fiji. The electoral system is such a way that vote of one indigenous Fiji। अब फिजी में एक बड़ी संख्या में वैसे लोग हैं जिनका संबंध इंडिया से है। उनके पूर्वज अंग्रेजों के टाइम में इंडिया से फिजी गए। अब वहां की इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा कि जो वहां के लोग हैं अब वो 200-250 साल पहले गए। अब वे वहां के नागरिक हैं, भले उनका ओरिजिन इंडिया हो, लेकिन इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा भेदभाव वाला कि इंडिजिनियस फिजी का वोट वैल्यू ज्यादा है इंडियन फिजियन के मुकाबले। तो इस कंडीशन में भी हम कहेंगे कि भाई फिजी में डेमोक्रेसी नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू। अदरवाइज चुनाव जो है वो बेकार होगा और
जो एक्सपर्ट स्कॉलर्स की राय है उसमें उस जगह पर उस देश में लोकतंत्र है ऐसा नहीं कहेंगे। अब ठीक उसी तरह से मान लो क्लासरूम, एक क्लास जिसमें 40 स्टूडेंट हो और मॉनिटर का चुनाव हो रहा हो। क्लास है, 40 स्टूडेंट्स है, मॉनिटर का चुनाव हो रहा है और हर एक बच्चा वोट कर रहा है, उसमें क्लास टीचर भी वोट करेंगे। और ऐसा कहा जाए कि क्लास टीचर के 40 वोट होंगे या चलो 41 वोट होंगे। तो जब क्लास टीचर का एक वोट 41 वोट के बराबर हो तब तो बच्चों का वोटिंग बेकार है। तो इन्हीं बातों को यह पॉइंट दर्शा रहा है कि अगर यह सिचुएशन किसी देश में किसी जगह पे नहीं है तब वहां लोकतंत्र है ऐसा नहीं माना जाएगा। ओके, इफ मानव है समथिंग पुट इट इन चैट बॉक्स नाउ। जैसा कि मैंने कहा था, आई विल शो यू अ वीडियो ऑफ बुलेटाइन। तो नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले मैं आपको वह वीडियो शो करता हूं। If any of you have any question, please put it in chat. As I promised, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं और वीडियो के उस हिस्से को दिखा रहा हूं जब लुइस 16 को गुलेटाइन किया गया। जैसे हमारे यहाँ बहुत सी फिल्में हैं, सीरियल है ऑन डिफरेंट इवेंट, उसी तरह से हॉलीवुड में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर भी बहुत सी सीरियल्स बने हैं, मूवी बना है, कॉमेडी सीरियल भी बना है। तो उसी में से एक का यह सीन है और इसमें गुलेटाइन किया जा रहा है जो फ्रांस का राजा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। कैन यू नेम द किंग? आंसर थ्रू चैट। हु वाज द किंग ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन? यस, मानव। So now let's move. Now see the video. जब तुम इसे इस वीडियो को देख रहे होगे तो कुछ ऐसे दृश्य आएंगे जो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में भी फोटोग्राफ्स के रूप में देखने मिलेंगे। जो गुलेटाइन है वो एक प्लेटफॉर्म पर
किया जाता था एक, कह सकते हो चौतरे नुमा स्टेज के ऊपर, और यू कैन से एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। नाउ सो दिस इज द machine you can say for guillotine। देख रहे हो बिल्कुल लंबा रड है, और उसके ऊपर यह ब्लेड लगा हुआ है। भारी भरकम ब्लेड है, शार्प होता था। नाउ द कैरेक्टर इज लुइस 16। अब देखो जो यह सीन है, जो जिस तरह का बिल्डिंग्स का अरेंजमेंट है, तो ये तुम और जो लोग हैं, तुम इसे इजिली कनेक्ट कर सकते हो चैप्टर 1 में दिए गए फोटोग्राफ्स के साथ में। और ये जो पूरा का पूरा जो दृश्य दिख रहा है, जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है, स्टेज दिख रहा है गुलेटाइन का, यू कैन सी द पोल हियर। यह पूरा सेटअप देखो गुलेटाइन का। यह गुलेटाइन का दृश्य था लुइस 16 का। गुलेटाइन, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत सी सीरियल्स, डॉक्यूमेंट्री, मूवीज, यूरोपियन जो समाज है, या आप कह सकते हो कि हॉलीवुड का जो सेटअप है, उसमें बना है। उस वैसे ही में से एक वीडियो का यह क्लिपिंग था, टू मेक यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ गुलेटाइन। और कितनी हिंसा हुई, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, टोटलिटी में देखो तो कितनी हिंसा हुई। और इतिहास पढ़ाया इसी के लिए जाता है कि हम नुकसान से जितना बच सकें बचें। देयर इज समथिंग इन चैट। नाउ मूविंग अहेड, तो देखो हमने अभी देखा डेमोक्रेसी। बड़ा अच्छा होता अगर लुइस 16 समय रहते अपने पावर को छोड़ देता, और ऐसा डिक्लेयर कर देता कि फ्रांस में हम लोकतंत्र लाते हैं, अपने अधिकारों पर वो खुद ही धीरे धीरे बंदिश लगा लिया होता। खैर, आ, इतिहास के पन्ने हैं। पन्ने इसी के लिए हैं कि पन्ने जो तकलीफ वाले पन्ने हैं, जो क्रूरता के पन्ने हैं, वो दोहराए न जाएं। शासक जो रहे, जो शासन में रहे, वो इन बातों से सबक लें और लोगों के दुख तकलीफ को समझें, समय रहते उसके लिए काम करें। देखो अब हम देख रहे हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, और हमारे सामने अगला जो पॉइंट है वह है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर
राइट्स। इससे पहले चैट बॉक्स देखता हूं कुछ है वहां पर। क्वेश्चन पूछा गया है, वन वोट वन वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू। तो वन वोट वन वैल्यू का मतलब है कि एक व्यक्ति एक वोट दे और काउंटिंग करते समय हम उसे एक माने, हम उसे एक माने। ठीक है। दूसरा, एक पर्चा लिए, अच्छा वन वोट इसके फेवर में, अच्छा ये वोट उसके फेवर में। अदरवाइज कई जगह ऐसा देखा गया है और कई समयों पर ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति वोट कर रहा है, उसका वोट वैल्यू है वन, किसी अगले का है दो। इसका मतलब एक तरफ दो व्यक्ति और एक तरफ एक व्यक्ति बराबर हो गया। तो यह लोकतंत्र थोड़े नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। अगर इस थ्योरी को नहीं माना जा रहा है तो हम यह कहेंगे कि उस जगह पर, उस देश में लोकतंत्र नहीं है। नौ, तो हमारा अगला पॉइंट है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। और यहाँ सबसे पहले एग्जाम्पल में है जिम्बाब्वे। अब तक हम लोगों ने पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखा, हमने चाइना का एग्जाम्पल देखा, हमने मैक्सिको को देखा, हमने फिजी, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया को पढ़ा। अब हमारे सामने है जिम्बाब्वे। 1980 में जिम्बाब्वे व्हाइट माइनॉरिटी रूल से आजाद हुआ। जिम्बाब्वे अफ्रीकन कंट्री है, क्रिकेट में एक जाना पहचाना कंट्री। ठीक है। तो अभी खेलता है कि नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है। मैं पिछले 15 सालों से क्रिकेट नहीं देखता हूं। अभी जिम्बाब्वे है? कोई आंसर करेगा? ये जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ उसमें जिम्बाब्वे खेला था क्या? डू यू हैव आइडिया? एनी ऑफ यू वॉच जिम्बाब्वे इन 2023 वर्ल्ड कप क्रिकेट? आई डू नॉट हैव आइडिया। और मैंने उसे देखा, बस ये जानते हैं फाइनल में इंडिया पहुंचा और ऑस्ट्रेलिया। तो मैचेस में अब मुझे वैसा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक आंसर आया है नो। ठीक है। उसमें जिम्बाब्वे नहीं था। तो इसे आप लोग चेक कर लेना। सो दिस इज अ टास्क फॉर यू पीपल, मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। तो यह बात है अब जिम्बाब्वे के विषय में। जिम्बाब्वे में साउथ अफ्रीका के तरह व्हाइट माइनॉरिटी रूल इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है। मतलब संख्या में व्हाइट्स कम थे, लेकिन शासन उनका चलता था। साउथ अफ्रीका में भी ऐसा हुआ। हमारे यहाँ इट वॉज डिफरेंट। ठीक है। हमारे यहाँ अंग्रेज आए और उन्होंने अपना हुकूमत स्थापित किया, वे यहाँ बसे नहीं। ठीक है। जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में और कुछ और जगहों पर जो गोरे थे, मेनली यूरोपियंस, वे वहां गए बिजनेस करने के लिए, दूसरे और कामों के लिए, और वे वहां बस गए, सेटल कर गए। हमारे यहाँ जो इंग्लिश आए, कुछ और भी आए, उनमें से मैक्सिमम यहाँ ड्यूटी किए, नौकरी किए, वापस चले गए मैक्सिमम। कुछ बसे, कुछ रहे। ठीक है। बट दे आर वेरी लेस नंबर। तो जिम्बाब्वे में वैसे व्हाइट्स जो हैं वे अपना पावर चला रहे थे। सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ। जब व्हाइट्स का रूल समाप्त हुआ, ठीक है, यह वह दौर था 1980s वाला, हर जगह लोगों में, अफ्रीकन कंट्रीज में इस बात को लेकर के गुस्सा था कि हम लोग के ऊपर दूसरे राज कर रहे हैं।
and similarly was there in साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका बड़ा क्लोज रिलेशन है हमारा उनसे। गांधी जी को वही अंग्रेज ट्रेन से नीचे फेंक दिए थे, ठीक है, एक तरह से उन्होंने फेंक ही दिया, और वहां से मोहनदास करमचंद गांधी में बदलाव आना शुरू हुआ, जो बदलाव अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन महात्मा गांधी लाइफ। तो वापस चलते हैं, जिम्बाब्वे से व्हाइट का रूल खत्म हुआ, ठीक है, तो तब से वहां जानू पीएफ पार्टी की सरकार लंबे समय तक रूल की, ठीक है, 2017 यहां लिख रहा है, इतना लंबा समय 1980 से। उसका लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, जानू पीएफ पार्टी, ठीक है, जो सत्ता में थी। इलेक्शंस वेर हेल्ड रेगुलरली, जिम्बाब्वे में उस समय से लगातार चुनाव हुए, ठीक है। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर, इसमें कोई दो राय नहीं था कि जो मुगाबे थे, प्रेसिडेंट मुगाबे, रॉबर्ट मुगाबे, वे पॉपुलर फिगर थे, लेकिन वे अनफेयर प्रैक्टिसेस भी करते थे जीतने के लिए। इस तरह से कई लिखने वाले यह कहते हैं कि रॉबर्ट मुगाबे इतना लंबा कंटिन्यू नहीं करते, वे बीच में हार गए होते हैं अगर अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करते, चुनाव में धांधली नहीं होती तो, ठीक है। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर, ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। रॉबर्ट मुगाबे के नेतृत्व में जो जिम्बाब्वे का संविधान बना या चेंजेस आया, वो ऐसा संविधान हो गया कि मुगाबे के पास पावर पूरा हो जाए, अकाउंटेबिलिटी कम। पावर उसके पास पूरा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कोई चीज का वह नहीं रहे। देश में भुखमरी हो, शिक्षा की कमी हो, रोजगार की कमी हो, कोई जिम्मेदारी नहीं, बाढ़ आ जाए, कोई काम को लेकर के जिम्मेदारी नहीं, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, ठीक है। और जिम्मेदारी कैसा, कि लोग उससे क्वेश्चन करें कि भाई आपको ये काम करना था, जैसे हम हमारे देश में क्वेश्चन करते हैं। अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो जो सरकार में है, भाषण के अपने अपने हिस्से हैं, लेकिन जो सरकार में है वे ये बता रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, आगे भी हम करेंगे। जो विपक्ष वाले हैं वे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई आप सरकार में थे, रोजगार किधर है, दूसरी बातें आप जो कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो ये जो क्वेश्चन है कि आप सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हो कि आप जिम्मेदार थे, आपकी यह अकाउंटेबिलिटी बनती है इस काम की, इस रिजल्ट की। तो मुगाबे के पास अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, वो अकाउंटेबल नहीं था, जिम्मेदार नहीं था काम के लिए, ठीक है। पावर उसके पास है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई उससे कुछ पूछने वाला नहीं, कुछ खराब हुआ तो, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, जो अनफेयर मीन्स था। कई पत्रकार ऐसा कहते हैं जो लिखने लिखे हैं रॉबर्ट मुगाबे रूल पे, उनका मानना है कि बहुत धांधली होती थी इसलिए भी वो जीतता था। तो उसी में कुछ पॉइंट्स ये हैं कि जो अपोजिशन पार्टियां थी उस समय, उनको हैरास किया जाता था, उनके मीटिंग्स को नहीं होने दिया जाता था। तो यह तो सही बात नहीं है लोकतंत्र के हिसाब से।
पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट वे डिक्लेयर्ड इलीगल। और पब्लिक को भी कोई अधिकार नहीं था कि वो सरकार के विरुद्ध कोई प्रदर्शन करे, अपनी आवाज उठाए, ये सब इलीगल था। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का पोस्ट किसके पास? मुगाबे के पास। और कानून था कि भाई प्रेसिडेंट को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत कर लो अच्छी बात है, एक लिमिट के बाद नहीं। ठीक है, बहुत लिमिटेड ऐसा, कुछ बोल लिया हल्का फुल्का, ज्यादा बोलोगे तो जेल उड़ जाओगे। टेलीविजन एंड रेडियो वेर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो टेलीविजन था वहां का, रेडियो था, सब सरकार के कंट्रोल में। वहां कुछ भी सरकार के विरुद्ध नहीं, सब कुछ सरकार के पक्ष में कि भाई बहुत अच्छा चल रहा है। देयर वेयर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, बट जिम्बाब्वे में इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर थे, लेकिन क्या, लेकिन है गवर्नमेंट harassed those journalists who went against it। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर तो थे, लेकिन जो छापता था गवर्नमेंट के विरुद्ध उसकी हालत खराब हो जाती थी। पहुंच गया पुलिस, हुआ हुआ हुआ, चलो भाई जेल चलो, बहुत छापे हो। The government ignored some court judgment that went against it and pressurized judges। कई ऐसे मौके आए जब कोर्ट का डिसीजन गवर्नमेंट के विरुद्ध गया, मानने के जगह उल्टे जजेस को भी प्रेशराइज किया गया। He was forced out of office in 2017। 2017 में लगभग 37 साल, और उसके मतलब 37 साल का समय हो गया, रॉबर्ट मुगाबे को फोर्सली ऑफिस से बाहर किया गया, मतलब उसे सत्ता से हटाया गया। क्योंकि हर कोई का सहने का एक लिमिट है। ठीक है, मीडिया कितना हो झूठ बोले, जब सब लोग देखने लगा कि भाई सबकी हालत खराब है, खाने पीने की चीजों की कमी है, नौकरियों की कमी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है 10 तरह के, तो धीरे धीरे फिर माहौल बना और रॉबर्ट मुगाबे को लोगों ने सत्ता से बाहर किया। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे सोज, जिम्बाब्वे का जो एग्जाम्पल है वह दिखाता है कि पॉपुलर गवर्नमेंट भी, वो रूल में जब था तो उसके पास पॉपुलैरिटी थी, शुरू शुरू में तो जेन्युइन थी, बाद में चल के वो धांधली करने लगा। तो ऐसा गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिकली आ रहा है, चुनाव हो रहा है, पॉपुलैरिटी है उसकी, लेकिन वह डेमोक्रेसी रखा हो वहां पर कोई जरूरी नहीं है। रॉबर्ट मुगाबे के समय जिम्बाब्वे में डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बता रहा है कि यह जो एग्जाम्पल है यह दिखाता है कि पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, और उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिटलर। हिटलर भी जब रूल में आया पावर में जर्मनी में, तो वह चुन करके आया, लोगों ने उसे चुना। 1932 इलेक्शन में हिटलर की पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है कि पॉपुलर लीडर्स हैं, वे डेमोक्रेटिक तरीके से आ रहे हैं, लेकिन फिर देश को अनडेमोक्रेटिक बना देते हैं। सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो ये देखना है, और नागरिकों को भी देखना है, समझना है चीजों को। तो ऐसा कई बार होता है। अब इससे सीधा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य यह बात है कि जो लोग हैं वो आजादी के साथ सोच सकें, अपने ओपिनियन को रख सकें, एक्सप्रेस कर सकें, एसोसिएशन बना सकें,
प्रोटेस्ट करने का अधिकार है लोगों के पास में। लोकतंत्र में सब लोग कानून के समक्ष बराबर हो। These rights must be protected by an independent, ये लास्ट का लाइन है, by an independent judiciary। लोकतंत्र में लोगों को ये अधिकार होने चाहिए, अगर नहीं है तो वहां लोकतंत्र नहीं है। और इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होनी चाहिए। ओके, नाउ तो ये जो हमने देखा ये फीचर्स थे कि कहीं डेमोक्रेसी है तो ये बातें भी मिलनी चाहिए। अब उसको समअप किया है, ठीक है, यहां समअप किया है। अब देख लो, पहला, जो रूलर्स है वह जनता के द्वारा चुना हुआ हो और वह डिसीजन ले, मेजर डिसीजंस। फिर जो इलेक्शन है उसमें लोगों को चॉइस मिले, फेयर अपॉर्चुनिटी मिले, फेयर, ठीक है, ये नहीं कि चुनाव हो रहा है और धांधली हो रही हो, या लोगों को बहुतों को वोट करने का मौका नहीं मिल रहा हो। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपुल ऑन एन इक्वल बेसिस। जो सरकार को चुनने का अधिकार है, अपॉर्चुनिटी है, वो लोगों के पास हो और वह इक्वल बेसिस पर हो। जो भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं देश के, इक्वल राइट्स हो उनके बीच में। लास्ट, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा करके अधिकारों का उपयोग करके जो हम सरकार बनाएं, वह सरकार, वह गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिट हो, उसके पावर अनलिमिटेड नहीं हो कि जो मन सो कर रहा है, ठीक है। और साथ में सिटीजन्स के अपने राइट्स भी हों, अधिकार हों, और अधिकारों की रक्षा करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो। अगर ये बातें हैं कहीं पर, तब हम कहेंगे कि हाँ भैया, वह देश लोकतंत्र वाला देश है। अदरवाइज आलोचना होगी। और हमारे देश में लोकतंत्र है, हम कई बार आलोचना करते हैं, खुल करके बोलते हैं। कोई वैसी एक दो घटनाएं अलग हो हैं, हमारा भी, हमारा जो इतिहास है, आजादी के बाद एक दो ऐसे पल हैं स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, जब डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा। पर उन कुछ पलों को छोड़ दिया जाए तो हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत मजबूती के साथ रहा है। और अभी लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, आप सब जानते हो, लोकसभा का चुनाव हमारे देश में चल रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। और हमारा अगला पॉइंट है जिसमें आपको बताया गया है कि डेमोक्रेसी के नुकसान क्या हैं और फायदे क्या हैं। आप स्टैंडर्ड 9 में हो, डिबेट का इशू हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा या कुछ बच्चे डेमोक्रेसी के पक्ष में बोले, कुछ उसके विरुद्ध बोले। नाउ मानव का एक मैसेज है या क्वेश्चन है, तो थोड़ा अनक्लियर है, ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग द मीनिंग, ठीक है। लोकसभा का जो हमारे यहाँ चुनाव है उसमें जो नागरिक हैं भारत के और जिन्होंने एज अ वोटर रजिस्टर कराया है, उन सबको वोट देने का अधिकार है। हमारे देश के अंदर गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी एरिया का हो, ठीक है, अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो उसे वोट देने का अधिकार है, ठीक है। अगर कोई
ऐसा हो जो सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता हो लेकिन अपना नाम नहीं, ठीक है, रजिस्टर करवाया है, तो उसे वोट देने नहीं मिलेगा। तो फिर बोलता हूँ, हिंदुस्तान में कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म क्षेत्र का हो, अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो ही हैज राइट टू गिव वोट। ठीक है। सम एक्सेप्शंस आर देयर। अब उसमें क्रिमिनल केसेस वाला एक्सेप्शन है। ओके। अगर कई बार मैंने क्लास में कहा है कि अगर क्रिमिनल केस में 2 साल की मिनिमम सजा हो गई हो, तब तो वह व्यक्ति चुनाव भी नहीं लड़ सकता। ठीक है। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस वगैरह हैं। ठीक है। अदरवाइज जो इसका भी नाम वोटर लिस्ट में है, उसे वोट देने का अधिकार है। ठीक है। सो नियरली 1 minute इज देयर। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? 1 minute is there. 1 minute 35 seconds. So no question is appearing on chat box. Electoral, electoral, ठीक है। इलेक्टोरल मीन्स इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है। जैसे इलेक्टोरल राइट, तो इलेक्शन से जुड़े हुए जो अधिकार हैं उसमें एज अ वोटर एक अधिकार है। आप अगर चुनाव लड़ने जा रहे हो तो एज अ कैंडिडेट्स आपके कुछ राइट्स हैं, चुनाव लड़ने से संबंधित कुछ राइट्स हैं। तो चुनाव से संबंधित इलेक्टोरल शब्द का यूज होता है। ठीक है। इलेक्टोरल ऑफिसर, इलेक्टोरल मशीन। ओके। इलेक्टोरल्स चुनाव से रिलेटेड, रिलेटेड विथ इलेक्शन। दैट्स ऑल इन टूडेज क्लास। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस you all. Good day. Now ending the meeting. It will automatically end.